नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो, जब हम एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है। देखो, इस डायग्राम से समझ लेते हैं हम चीज़ों को। देखो, घास को खाया छोटे कीड़ों ने, तो घास की जो एनर्जी थी वो काफ़ी कीड़ों में आ गई। कीड़ों को खाया चूहों ने, तो इनकी एनर्जी चूहों में आ गई। तो इस प्रकार एनर्जी का भी फ्लो होता है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पर। ठीक। अच्छा, ये छोटे छोटे जो है घास है, इन्होंने एनर्जी कहाँ से ली? इन्होंने सूरज से एनर्जी ली। ओके, तो होता क्या है कि 10% एक रूल होता है। 10%, अगर 1000 किलो कैलोरी घास के पास है, इसको खाया छोटे टिड्डों ने, कीड़े मकोड़ों ने खाया, तो इसका 10% आगे गया। ठीक, 100 किलो कैलोरी इनके पास गया। अगर इनको खाया आगे चूहों ने, तो इसका 10% आगे गया। 10% आगे इसलिए गया क्योंकि ना लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, जब हम एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, देखो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमने एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है तो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, कुछ ना कुछ लॉस होता है। ठीक, जैसे आपकी फ्रिज है, फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके उसका कंप्रेसर यूज़ करता है और आगे उसका कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके ठंडक करता है। तो जो कन्वर्जन होता है, जब सिंपली पंखा चलाया, तो पंखे को चलाने में जितनी एनर्जी यूज़ हुई, पीछे जितनी आई, काफ़ी उसमें से काफ़ी वेस्ट हो जाती है एज ए हीट या किसी और सोर्स के थ्रू या किसी और जरिए। तो कहने का मतलब है सारी की सारी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में नहीं जाती, कम जाती है, कुछ ना कुछ हीट के रूप में लॉस हो जाती है। अगले लेवल में और कम जाती है, अगले लेवल में और कम जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए एनर्जी का पिरामिड क्या होता है? हमेशा अपराइट। यह हमेशा अपराइट होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी। ओके, एक टॉपिक लेवल से दूसरे में जाते समय एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी फ्लोस, और कुछ एनर्जी आगे चली भी जाती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं जी। एनर्जी फ्लोज थ्रू दीज ट्रॉपिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हेटरोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर को खाते हैं हेटरोट्रॉप्स, और जैसे जैसे अगले लेवल में हम जाएंगे, सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे, एनर्जी फ्लो होती है। तो एनर्जी फ्लो ये है हमेशा लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ होगी, हायर टू लोअर की तरफ नहीं होती। लोअर मतलब प्रोड्यूसर टू हायर लेवल, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऐसे फ्लो होता है जी एनर्जी का। इट नेवर फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं फ्लो होती। ठीक है जी। एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है? देयर इज लॉस ऑफ सम एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट। इसका मतलब दूसरे लेवल में जो एनर्जी गई वो पहले की कंपैरिजन, पहले की अपेक्षा कम होगी। एज ए रिजल्ट एनर्जी लेवल डिक्रीजेस एज वी गो from one level to another, as we move up in from one topic level to another। एक टॉपिक लेवल से दूसरे की तरफ जाते समय एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। ओके, तो इसलिए जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसके लेवल भी अधिक नहीं होते जी। टॉपिक लेवल 4 या 5 होते हैं, हद कभी कभी 6 भी हो सकते हैं, 6 से अधिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक लेवल को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी बचती ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है एट ईच लेवल। दस देयर आर यूजुअली 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल्स, एंड कभी कभी ही 6 से अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे बहुत कम एनर्जी बचती है। किसके लिए? टू सपोर्ट एनी ऑर्गेनिज्म। ओके जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का अपना रोल है जी, ये वेरी यूजफुल है। किसके लिए? टू कंपेयर द फंक्शनल रोल्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, हमेशा क्या होता है? ये लॉस होता है। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो इसलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपवर्ड होता है, और इसका बेस क्या होता है? लार्ज एनर्जी बेस होता है। नीचे लार्ज एनर्जी बेस, फिर ऊपर जाते जाते कम होता जाता है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। ओके,
इसी कंसेप्ट के बेस पर ना एनर्जी पिरामिड का जो कंसेप्ट है वो हमको हेल्प करता है एक्सप्लेन करने के लिए एक और कंसेप्ट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वो क्या होती है? विच इज द टेंडेंसी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट हायर लेवल्स ऑफ द फूड चेन। जैसे जैसे फूड चेन का हायर लेवल आता है, कंसंट्रेशन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की बढ़ जाती है। कैसे? जहाँ देखते हैं, फिर इस पिक्चर पर आओ। मान लो फूड खाया तो पहले लेवल पर सिस्टम में आया 1000 यूनिट कोई टॉक्सिक केमिकल ऐड हो गया जी सिस्टम में, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड हो गया। अब उसका कुछ परसेंट आगे जाएगा, उसका कुछ परसेंट आगे जाएगा, उसका कुछ परसेंट आगे जाएगा, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर अगर कुछ परसेंट आगे जा रहा है तो ऊपर वाले लेवल में तो बहुत कम गया, तो हम इसे बायो मैग्निफिकेशन क्यों कहते हैं? मैग्निफिकेशन का मतलब है बढ़ना। वो इसलिए, देखो इस जो है ईगल, इसको तो किसी ने नहीं खाया ना। अगर इसमें 10 यूनिट ऐड हुआ, 10 यूनिट ऐड हुआ तो होता क्या है कि जब इसने एक और चूहा खाया फिर 10 यूनिट ऐड हो गया, फिर इसने और खाया फिर इसमें ऐड हो गया, तो धीरे धीरे इसमें जो है टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड होता रहता है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायो मतलब लाइफ में, जीव जंतुओं में टॉक्सिक सब्सटेंस की मैग्निफिकेशन होती रहती है धीरे धीरे, क्योंकि जो इसके पास गया टॉक्सिक सब्सटेंस वो तो कहीं आगे नहीं गया ना, वो तो इसके शरीर में रह गया, धीरे धीरे और जमा होता रहता है इस प्रकार, ठीक है जी। बायो मैग्निफिकेशन। अच्छा, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन, दूसरा है कंसेप्ट बायो अकमुलेशन। अकमुलेशन में क्या है ना, सिस्टम से बायो में मतलब लाइफ में किसी जीव में केमिकल सब्सटेंस या पोल्यूशन एंटर करता है। अकमुलेशन में क्या है, एंटर करता है, ठीक है ना। देखो, बायो अकमुलेशन रेफर्स टू हाउ पोल्यूटेंट्स एंटर द फूड चेन। अकमुलेट कैसे हुआ, कैसे फूड चेन में एंटर किया। जबकि बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, मैग्निफिकेशन होती है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। जैसे जैसे हम फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं, प्रोग्रेसिवली अलोंग द फूड चेन एट सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ये बातें आपने समझ लेनी है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है और बायो अकमुलेशन क्या है, ठीक। आगे आ जाइए। अच्छा, अब बायो मैग्निफिकेशन के लिए ना कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। वो क्या है जी, द पोल्यूटेंट मस्ट बी, पोल्यूटेंट कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, पोल्यूटेंट लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका विघटन हो जाए, अगर विघटन हो गया तो वो तो पोल्यूटेंट रहा ही नहीं। तो अगर लॉन्ग लिव्ड होगा तो ही एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाएगा। और ये मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल मतलब भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के काबिल होना चाहिए मोबाइल। और सॉल्युबल इन फैट होना चाहिए जी, फैट। अमूमन जो पोल्यूटेंट होते हैं ना वो हमारी फैट में काफ़ी सॉल्युबल होते हैं। फैट, जैसे मान लो कि आपने किसी जानवर में पोल्यूटेंट को चेक करना है तो आप उसके दूध का सैंपल ले सकते हैं, दूध भी बेसिकली फैट है, तो सॉल्युबल इन फैट होने चाहिए। अच्छा, अगर ना सॉल्युबल हो, पानी में सॉल्युबल हो, तो पानी में सॉल्युबल होने से क्या होता है कि वो पानी के थ्रू बह जाते हैं, बॉडी में नहीं रहते। और बायोलॉजिकली एक्टिव हो। अच्छा, इनको हम धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। देखो, इफ़ ए पोल्यूटेंट इज शॉर्ट लिव्ड, अगर कोई पोल्यूटेंट बहुत कम समय के लिए रह रहा है, इट विल बी ब्रोकन डाउन, वो टूट जाएगा, इनटू लेस हार्मफुल कंपोनेंट। जहाँ पर लेस है जी, कम हार्मफुल कंपोनेंट में टूट जाएगा, तो वो अपने आप में एक पोल्यूटेंट नहीं रहेगा। ये बात हो गई। अगर वो मोबाइल नहीं है तो क्या होगा, इट विल रिमेन एट वन प्लेस, एक जगह ही रहेगा, एंड इज अनलाइकली टू बी टेकन अप बाय ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर नहीं करेगा, एक ही जगह रहेगा। एंटर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर नहीं होगा। अगर मोबाइल नहीं है तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में नहीं जाएगा। ओके,
इफ़ द पोल्यूटेंट इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर पानी में सॉल्युबल हो तो क्या होता है, इट विल बी एक्सक्रीटेड, रिमूव्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, पेशाब के थ्रू, पसीने के थ्रू पानी में घुलकर वो पोल्यूटेंट निकल जाएगा। ठीक। ऑन द अदर हैंड, पोल्यूटेंट्स दैट डिजॉल्व इन फैट, जो फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, मे बी रिटेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है जी। इसलिए अगर आपने किसी जीव में चेक करना हो कि कितना पोल्यूटेंट है, तो सैंपल उसके फैटी टिश्यू का लिया जाता है, फैट का लिया जाता है। सो वी चूज टू मेजर द पोल्यूटेंट्स इन फैटी टिश्यूज, और सिंपली फैट का सैंपल लिया जाता है। अगर आपने देखना है कि कितना पोल्यूटेंट है बॉडी में, तो फैटी टिश्यू या सिंपली फैट का सैंपल लिया जाता है। ओके। इन मैमल्स, जो स्तनधारी जीव होते हैं, वी ऑफन टेस्ट द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स, तो मिल्क का टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि मिल्क में बेसिकली फैट ही होती है, बिकॉज द मिल्क हैज़ ए लॉट ऑफ फैट इन इट एंड आर ऑफन मोर ससेप्टेबल टू डैमेज फ्रॉम टॉक्सिन्स। ठीक है जी। इफ ए पोल्यूटेंट इज नॉट एक्टिव बायोलॉजिकली, अगर वो बायोलॉजिकली बहुत अधिक एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा जी, इट में बायोमैग्नीफाई बट प्रोबेबली वुड नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, बढ़ता तो रह सकता है, पर अगर वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब हमको कोई अधिक इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। पड़ा है तो पड़ा है, सो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती। सो वी डोंट नीड टू वरी मच। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। बायोटिक इंटरेक्शंस, जैसे दो जीव हैं, कभी कभी दो जीव इकट्ठे आते हैं, पास पास रहते हैं, कभी कभी दोनों को फ़ायदा होता है, कभी कभी एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, कभी कभी दूसरे को फ़ायदा पहले को नुकसान, कभी कभी पहले को फ़ायदा दूसरा अनअफेक्टेड, कभी कभी दूसरे को फ़ायदा पहला अनअफेक्टेड, कभी कभी दोनों अनअफेक्टेड। ऐसे अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस अर्थ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से लिंक होते हैं। ओके, द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज़ फंडामेंटल फॉर सर्वाइवल, उसके जीवित रहने के लिए ये इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, और इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ इंटरेक्शंस हम पढ़ लेते हैं जी। देखो, पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पास आए, इंटरेक्ट किया, तो दोनों को क्या है, बेनिफिट हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। उदाहरण देख लो जी, इस फोटो से देखते हैं। देखो जी, एक फूल है, ये फूल है, ये फूल का ये है पोर्शन मादा, ये है नर। तो जहाँ पर एक मधुमक्खी बैठी उसने इस फूल का रस चूस लिया, मधुमक्खी को फ़ायदा हुआ, हो गया। फिर इस मधुमक्खी के जो पैरों में ना, जहाँ के कण, नर के कण जुड़ गए, तो जब उड़कर ये दूसरे फूल पर बैठी, तो उसके जो मादा वाले पोर्शन में वो वाले पोलन, वो वाले कण लगा दिए। इससे क्या हो गया जी, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फूल में बीज बनेगा। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि मधुमक्खी को रस मिल गया फूल से, और फूल का पॉलिनेशन हो गया जी। तो ये है म्यूचुअल बेनिफिट की उदाहरण। ठीक है ना। देखो, एक पॉलिनेटर है, मधुमक्खी है, तो उसको फूड मिल गया, उसने फूल से नेक्टर ले लिया, रस ले लिया, और उसके पैरों पर पोलन जुड़ गए जी। तो वो जब दूसरी फूल पर गया, तो उसने पोलन वहाँ पर लगा दिए, तो क्या हो गया जी, इस प्रकार ट्रांसफ़र कर दिया पोलन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गई जी, बीज बन गया जी, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा हुआ, दोनों को फ़ायदा हो गया, प्लांट को भी फ़ायदा और मधुमक्खी को भी फ़ायदा। आगे देखो जी, आगे है जी कमेंसलिज्म। ये आपने याद कर लेने हैं, इसमें से क्वेश्चन फंस जाता है अक्सर। म्यूचुअलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है और दूसरे अनअफेक्टेड होती है। उदाहरण देख लो जी, जैसे गाय के गोबर से उपले बने, ठीक, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो गए। इस कीड़ों ने उस उपले में से, जो उसके गोबर से हम ईंधन बनाते हैं ना, उसको पंजाबी में पाथियाँ बोलते हैं, तो डंग बीटल्स ने
वहाँ से क्या लिया, फूड लिया और शेल्टर लिया, पर बदले में काऊ को कोई फायदा नहीं हुआ, गाय को कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। काऊ डंग में, गाय के गोबर में छोटे छोटे कीड़े पैदा हो गए, इन कीड़ों को वहाँ से फूड मिला, शेल्टर मिला, पर द बीटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन द कॉज, गाय के ऊपर इन बीटल्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये उदाहरण होगी कमेंसलिज्म की। आगे है जी कंपटीशन। इसमें दो स्पीसीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कंपीट करती है, प्रतियोगिता करती है। इससे क्या होता है, बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, बोथ को क्या है, नुकसान पहुंचता है। ये देखो, मान लो दो स्पीसीज हैं, वो सेम फूड खाती हैं, ठीक, और फूड एनफ नहीं है, सफिशिएंट फूड नहीं है, तो क्या होगा, बोथ में हैव एक्सेस टू लेस फूड, फूड कम है, तो इससे वो आपस में compete करेंगे। उदाहरण देख लो जी कैसे हैं, जैसे मान लो चीता और लायंस ये सेम शिकार को खाते हैं, तो इनमें आपस में रिवैलरी सी पैदा हो जाती है, कंपटीशन पैदा हो जाता है। सिंस बोथ स्पीसीज फीड ऑन सिमिलर प्रे, सिमिलर प्रकार के शिकार के ऊपर ये फीड करते हैं, तो इसलिए एक की प्रेजेंस दूसरे को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास लेस फूड है, ठीक है ना। इसलिए जब लायन चीते को देखते हैं तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं कि ये हमारा कंपटीटर है। ओके, आगे है जी प्रीडेशन। प्रीडेशन दूसरे का शिकार करना। इसमें क्या होता है जी, वन स्पीसीज है वो बेनिफिट होती है जबकि दूसरी हार्म होती है। जैसे जैसे वन फिश किल्स एंड ईट्स अनदर फिश, एक बड़ी मछली ने दूसरी छोटी मछली को मारकर खा लिया, तो ये क्या है, प्रीडेशन, शिकार कर लिया। इसमें क्या है, मर जाता है दूसरे वाला, जिस शिकार मर जाता है। ओके, तो दूसरी चीज़ होती है जी पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो शिकार है वो हार्म तो हुआ पर मरता नहीं है। जैसे जैसे कोई मच्छर है या कोई और कीड़ा है, वो डंक मारता है, टिक करता है जी, तो खून चूस लेता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का खून चूस लेता है। तो इसमें क्या हुआ जी, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है, वो हार्म तो हुआ, मरा नहीं, और जो जिसने खून चूसा उसको फायदा हो गया, ठीक है जी। आगे देखो जी अमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज हार्म हो जाती है जबकि दूसरी अनअफेक्टेड होती है। उदाहरण देखो, जैसे एक बड़ा सा ट्री है तो उसके नीचे एक छोटा ट्री है, तो बड़े ट्री की छाया के कारण जो छोटा ट्री है वो सही ढंग से फल फूल नहीं सकता, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है ना। बड़े ट्री की छाया के कारण स्मॉल ट्री है वो रिटार्ड रह जाता है, उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती, पर जो स्मॉल ट्री है उसका बड़े ट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसे ये होगी एग्जांपल अमेंसलिज्म की। आगे है न्यूट्रलिज्म। इसमें नो नेट बेनिफिट, जहाँ हार्म, ना तो नुकसान ना तो बेनिफिट होता है जी एक दूसरे को। तो कुछ विद्वान ये भी कह देते हैं कि ये है, इसमें इंटरेक्शन है ही नहीं, इसमें इंटरेक्शन नहीं होती। न्यूट्रलिज्म में क्या है, ना तो दोनों को फायदा ना दोनों को नुकसान, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है जी बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो मतलब लाइफ, जीव जंतु, जियो धरती, और इनमें क्या है जी केमिकल का साइकिल। कोई केमिकल कभी जीव जंतुओं में, कभी पत्थरों में, मिट्टी में, हवा में, ऐसे इनका साइकिल चलता है जी, चक्कर चलता है। ओके, हमने ये डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस दैट इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, लाइफ की सस्टेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट और एनर्जी का फ्लो होना जरूरी है, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रिएंट और एनर्जी फ्लो करते हैं तो आपस में एक साइकिल बना देते हैं, एक साइकिल बना देते हैं, चक्कर बना देते हैं। दिस फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म्स ए साइकिल। तो ये साइकिल बना देते हैं, एक पूरा चक्कर बना देते हैं, जिसे कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो का मतलब लिविंग बायोटिक कंपोनेंट, और जियो का मतलब एटमॉस्फेयर वगैरह, जहाँ चट्टानें हो सकती हैं। ये है सिंबॉलिक किसका, एबायोटिक कंपोनेंट का, ठीक है जी। समझ लेते हैं धीरे धीरे, बाद में हम डिटेल में डिफरेंट साइकिल भी देखेंगे। देखो, द कार्बन न्यूट्रन साइकिल और नाइट्रोजन न्यूट्रन साइकिल, ये क्या है, दो इंपॉर्टेंट साइकिल हैं।
तो ओवरऑल सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल में इन दो चक्रों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है जी, महत्वपूर्ण रोल होता है। पढ़ते हैं जी। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल के टाइप। कहता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिजर्वायर मतलब जहां पर न्यूट्रिएंट्स अबंडेंट मात्रा में है, रिजर्वायर कहां पर वो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके हिसाब से हम न्यूट्रिएंट साइकिल को गैसियस और सेडिमेंट्री में डिवाइड कर लेते हैं। गैसियस और सेडिमेंट्री, देखो ध्यान से देखो, जैसे कार्बन है तो कार्बन का कंपाउंड बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका रिजर्वायर कौन हुआ, ज़्यादातर गैस, तो वो गैसियस साइकिल हो गया। तो अगर मैं सल्फर की बात करूं, फास्फोरस की बात करूं, तो वो अधिकतर चट्टानों में होता है, तो वो हो गया सेडिमेंट्री साइकिल। ओके। इन गैसियस साइकिल द रिजर्वायर इज एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। गैसियस साइकिल में रिजर्वायर एटमॉस्फेयर भी हो सकता है और हाइड्रोस्फीयर भी हो सकता है। ओके। और बाकियों में क्या है, सेडिमेंट्री क्या हो गया जी, आपका लिथोस्फीयर वगैरह आ गया जी उसमें। आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस धीरे धीरे समझते जाना है, ये तो हम बेसिक सा पढ़ रहे हैं अभी। इन सेडिमेंट्री साइकिल द रिजर्वायर इज अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ का ऊपर वाला सॉलिड लेयर, वो होता है रिजर्वायर। और गैसियस साइकिल में हाइड्रोस्फीयर भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। ओके, ये एक बात हो गई। अगली बात है कि बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड किसी भी न्यूट्रिएंट, मान लो कि न्यूट्रिएंट, देखो साइकिल में क्या होता है, किसी भी चक्कर में पहले जहाँ है न्यूट्रिएंट, फिर दूसरे सिस्टम में गया, फिर तीसरे में गया, फिर चौथे में गया, फिर पांचवें में गया, ऐसे करते 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 फिर पहले स्टेज में आ गया। इसी को कहते हैं चक्कर। तो कहते हैं कि इस चक्कर को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, रिप्लेसमेंट में कितना समय लगा, तो उस हिसाब से हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल कह देते हैं। अगर तो जल्दी हो जाए उसे कहते हैं परफेक्ट, अगर बहुत समय ले साइकिल कंप्लीट होने में उसे कहते हैं इम्परफेक्ट। देखो इन ए परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। जैसे ही न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होते हैं जल्दी जल्दी वो रिप्लेस हो जाते हैं। कहने का मतलब जो चक्कर है, साइकिल है, जल्दी चलता है। और मोस्ट गैसियस साइकिल होते हैं वो जनरली परफेक्ट साइकिल होते हैं। ओके जी। पर इसकी कंट्रास्ट में जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं उन्हें कंसिडर्ड एज रिलेटिवली इम्परफेक्ट, उनको इम्परफेक्ट कहा जाता है जनरली। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम अधिक लगता है। बिकॉज सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉक्ड इनटू सेडिमेंट्स, वो जीवाश्म में लॉक हो जाते हैं और काफ़ी हजारों साल तक ऐसे ही धरती के नीचे पड़े रहते हैं एंड बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइकिलिंग और यूज, इमीडिएट यूज के लिए अनअवेलेबल रहते हैं। अगर तो अवेलेबल हो जाए, जल्दी साइकिल कंप्लीट हो जाए, उसे कहते हैं परफेक्ट साइकिल। अगर बहुत अधिक समय लगे उसे कहते हैं इम्परफेक्ट साइकिल। तो जनरली जो चट्टानों वाला साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल, वो इम्परफेक्ट होता है और गैस वाला परफेक्ट होता है जी। ओके जी। तो वेरियस गैसियस साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।